आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजीज़ में कुछ 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, जिसमें ये बताता है लोवेस्ट कॉस्ट पर प्रोडक्ट देना, एफिशिएंसी पर फोकस करता है ये। सेकंड वाला आता है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी, जिसमें यूनिक प्रोडक्ट देते हैं एंड इनोवेशन और ब्रांड इमेज पर ही फोकस करता है। थर्ड वाला आता है फोकस स्ट्रैटेजी, जिसमें स्पेसिफिक निश मार्केट टारगेट करते हैं और कॉस्ट और डिफरेंशिएशन दोनों हो सकता है इसमें। कॉम्पिटिटिव एक्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें ये बताया है कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट और इनोवेशन में ये फोकस करता है। और सेकंड वाला पॉइंट है प्राइस एडजस्टमेंट और डिस्काउंट्स पे। एंड थर्ड वाला स्ट्रॉन्ग प्रमोशन पे फोकस करता है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड कस्टमर सर्विस इंप्रूव करना इसका फोकस होता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइवल में ये हेल्प करता है, मार्केट पोजीशन इंप्रूव करता है, कस्टमर बेस बढ़ाता है और इनोवेशन एनकरेज करता है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या रहेगा, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है? अब स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस बढ़ेगी, इससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, ब्रांड रिकॉग्निशन बेटर होगा और लॉन्ग टर्म में सक्सेस होगी। लिमिटेशंस इसका क्या क्या है? अब वही है गाइस, सब में अगर जिसको लिमिटेशन वाला पॉइंट समझ में ना आए तो आप क्या करना, सब में एक ही पॉइंट लिख के आ सकते हो, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट हाई। ठीक है, हाई कॉस्ट आती है, आप कोई भी रिसर्च करते हैं मार्केट रिसर्च में हमेशा कॉस्ट हाई आती है, फेलियर का रिस्क भी रहता है, कंपटीशन प्रॉफिट्स कम कर सकती है ये, और कॉन्टिन्यूशन मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी जो होती है इसका मेन जो भी है, अगर बात करें क्या है ये बेसिकली मोटा मोटी, तो इसमें ये होता है कि कस्टमर जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है कंपनी को मार्केट में स्टैंड आउट और सक्सेसफुल बनाती है ये। और कस्टमर लाइफ साइकिल आती है अब इसके बाद, तो इसमें क्या क्या बताया है कि कस्टमर लाइफ साइकिल वो स्टेजेस होते हैं, जिसमें कस्टमर कंपनी के साथ अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, जैसे अवेयरनेस से लॉयल्टी तक। ठीक है, जैसे पहले वो कंपनी फाइंड आउट करता है, देन उसको डाउट रहता है कंपनी कैसी है, देन वो लॉयल हो जाता है एंड में कंपनी के लिए। ठीक है, कंसेप्ट इसमें यही है कि कस्टमर की ब्रांड के साथ जर्नी को दिखाता है ये, फोकस होता है अट्रैक्ट, कन्वर्ट, रिटर्न और डेवलप करने पर, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करता है। ठीक है, स्टेजेस की अगर हम बात करें, स्टेजेस इसका क्या क्या रहता है? पहला होता है अवेयरनेस स्टेज, जो मैंने आपको अभी बताया कि कस्टमर प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में जानता है पहले कि वो क्या है। फर्स्ट इंटरैक्शन होता है एड, सोशल मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ से। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट है कंसिडरेशन स्टेज, जिसमें कस्टमर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ऑप्शन कंपेयर करता है। ठीक है, और की पॉइंट इसका ये रहेगा, इंटरेस्ट है तो परचेज, इंटरेस्ट है तो परचेज किया, इंटरेस्ट नहीं है तो परचेज नहीं किया। ठीक है, एंड थर्ड वाला पॉइंट इसमें आता है परचेज स्टेज, जिसमें कस्टमर प्रोडक्ट बाय करता है। और इसमें प्रोडक्ट कैसे बाय करता है? प्राइस, क्वालिटी, ट्रस्ट पर डिसीजन उनका टिका रहता है। ठीक है, कन्वर्जन स्टेज वाला जो पॉइंट है वो इसका की पॉइंट रहेगा यहाँ पे। एंड अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाले पॉइंट की, फोर्थ इज रिटेंशन स्टेज, जिसमें ये बताते हैं कि कंपनी का फोकस होता है, एक सेकंड ये ऊपर हो गया थोड़ा, हाँ अब ठीक है। कंपनी का फोकस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई रखना, अच्छी सर्विस और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है इसमें। की पॉइंट इसका ये रहेगा, रिपीट परचेजेस और रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है। फिफ्थ वाला पॉइंट ये है लॉयल्टी स्टेज, जिसमें कस्टमर ब्रांड के लिए लॉयल हो जाता है और दूसरों को भी रिकमेंड करता है कि आप भी खरीदें। एंड इसमें की पॉइंट इसका ये रहेगा कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और ब्रांड एडवोकेसी से गुडविल इंक्रीज होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस देखते हैं जरा, कस्टमर लाइफ साइकिल की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? कस्टमर जर्नी समझने में हेल्प मिलती है इसमें। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज मैं आपको बता रही हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर के ही रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, तो कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज में इंप्रूव होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज होगी, टारगेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स में हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या रहेगा? सीधा सीधा एडवांटेज इसका ये है कि हायर कस्टमर लॉयल्टी बढ़ेगी, रिपीट परचेजेस बढ़ते हैं, ब्रांड बढ़ेगी, ब्रांड इमेज अच्छी होगी, रेवेन्यू इंप्रूव होगा, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ठीक है, तो इसमें ये कुछ सीधे सीधे जो पॉइंट्स है ना, ये आपको बताने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक होते होंगे जब मैं आपको ये बताती होंगी। तो अगर नहीं भी होते तो कोई बात नहीं, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में क्लिक होता रहेगा माइंड में। एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट है लिमिटेशन का, जिसमें लिमिटेशन बताया है कस्टमर लाइफ साइकिल की। तो यहाँ पे 4 लिमिटेशन है। फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस एफर्ट और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है यहाँ पे। लार्ज कस्टमर बेस मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कस्टमर प्रेफरेंसेस टाइम के साथ चेंज होती रहती है, और प्रॉपर डेटा और एनालिसिस की जरूरत होती है। ठीक है, तो कस्टमर लाइफ साइकिल ये दिखाता है कि कस्टमर कैसे ब्रांड को जानने से लॉयल सपोर्टर बन जाता है। ठीक है, पहले ब्रांड को जानता है, देन उसके बाद वो लॉयल हो जाता है एंड में। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आता है यहाँ पे वो ये है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है। तो इसमें ये बताता है, इसको मैं CLV बोल रही हूँ शॉर्ट में। तो CLV का मतलब होता है टोटल प्रॉफिट जो कंपनी एक कस्टमर से पूरी रिलेशनशिप ड्यूरेशन में एक्सपेक्टेड करती है। ठीक है, तो इसका की पॉइंट ये रहेगा, 3 पॉइंट है इसके। तो इसमें ये बताया है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर फोकस करता है, ये सिर्फ एक परचेज पर नहीं टिका होता है। ये वैल्यूएबल कस्टमर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है, ये दिखाता है कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या करेंगे, तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट देख लेते हैं ज़रा इसके। तो कंपोनेंट्स में ये बताया है कि फर्स्ट इज परचेज वैल्यू, एक ट्रांजेक्शन में एवरेज स्पेंडिंग होती है। सेकंड इज परचेज फ्रीक्वेंसी, कस्टमर कितनी बार परचेज करता है वो देखा जाता है। थर्ड इज कस्टमर लाइफ स्पेन, कस्टमर कितने टाइम तक कंपनी के साथ रहता है। और एंड फोर्थ इज प्रॉफिट मार्जिन, हर परचेज के साथ कितना प्रॉफिट मिलता है वो देखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या रहेगा? CLV का फॉर्मूला देखो जरा गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आ गया तो ये लिख के आना है आपको। CLV जो है वो उसका फॉर्मूला रहेगा परचेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परचेज फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई बाय कस्टमर
लाइफ स्पैन, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या करेगा, क्यों ज़रूरत है हमें इसकी, ताकि हम इसको डिसीजन कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजी को समझ सकें, इससे इंप्रूव होती है एंड कस्टमर एक्विजिशन बजट डिसाइड करने में हेल्प मिलती है इससे। एंड उसके साथ साथ हमें हेल्प मिलती है कि जो भी बेटर डिसीजन मेकिंग है मार्केटिंग की उसको लेने में हेल्प मिलती है, ठीक है। कस्टमर का जो भी रिटेंशन स्ट्रैटेजी उस वो इंप्रूव होती है, हाई प्रॉफिट कस्टमर आइडेंटिफाई होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। एडवांटेज इसका ये रहेगा कि लॉयल कस्टमर पर फोकस, बिजनेस स्टेबिलिटी बढ़ता है और मार्केटिंग कॉस्ट टाइम के साथ साथ कम होती है। और जो भी बस जो भी कस्टमर रिलेशनशिप है वो बिल्ड होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है फिर वो एंड में। एंड इसकी लिमिटेशन देखो, एक्यूरेट कैलकुलेट करना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डेटा और एनालिसिस कॉस्टली हो सकता है एंड फ्यूचर प्रेडिक्शन हमेशा एक्यूरेट नहीं होती। अब देखो गाइस, डेटा की बात जहाँ पे आ जाती है तो वहाँ पे टाइम भी लगता है, तो आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा इसमें। अब लास्ट वाला जो है इसमें, आई थिंक ये लास्ट ही है, तो इसमें ये बताया है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। अब इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ लास्ट में कि CLV के बारे में थोड़ा सा। CLV कंपनीज को लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यू समझने और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये इसका की पॉइंट है, अगर आपको याद करना हो तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब पोर्टफोलियो वाला समझते हैं, PPM मैं इसको पढ़ूंगी, ठीक है। तो PPM का मतलब है कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैनेज करना ताकि प्रॉफिट ग्रोथ और मार्केट परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो, ठीक है। इसके की पॉइंट क्या क्या रहेंगे, कंपनी के पास एक नहीं मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सब मिलकर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाते हैं और इनका एम होता है रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना, ठीक है। एंड फाइनली इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए हम। ऑब्जेक्टिव्स इसका ये बोलता है कि रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज़ किया जाए, हाई प्रॉफिट और लो प्रॉफिट प्रोडक्ट के बीच बैलेंस हुआ, और जो भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसका सस्टेनेबिलिटी हो, और कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना है या कौन से को रिमूव करना है ये डिसाइड करने का आपके पास माइंड होना चाहिए। एंड इसके टाइप्स क्या क्या हैं, इसके 4 टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इज़ अ कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट में क्या क्या आता है, कोर प्रोडक्ट में ये बताया है, एक सेकंड, हाँ। कोर प्रोडक्ट में ये बताया है कि मेन प्रोडक्ट जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो आता है इसमें। सेकंड ग्रोथ प्रोडक्ट, इसमें फ्यूचर पोटेंशियल वाले प्रोडक्ट्स आते हैं। कैश का प्रोडक्ट, इसमें ये बताते हैं कि स्टेबल प्रॉफिट जो देते हैं वो, और जिसमें लो इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट यानी कि डिमांड कम हो रही होती है इसमें। नेक्स्ट आता है BCG मैट्रिक्स, ठीक है, जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मॉडल है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको तो आप रट लेना अच्छे से, ये वाला जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाला जो है इसमें ये बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि 4 कुछ हैं इसमें मॉडल हैं। मैट्रिक्स वाला मॉडल जो मैंने आपको बताया, BCG मैट्रिक्स वाला जो मॉडल है ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहला है स्टार्स, इसमें ये बताता है कि हाई ग्रोथ प्लस हाई मार्केट शेयर होना चाहिए एंड फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। कैश का उसमें क्या होता है, लो ग्रोथ होती है प्लस हाई मार्केट शेयर होता है और इसमें स्टेबल इनकम जनरेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स में क्या होता है, हाई ग्रोथ प्लस लो मार्केट शेयर होता है, डिसाइड करना होता है इन्वेस्ट करें या रिमूव करें, ठीक है। डॉग्स में क्या होता है, लो ग्रोथ होती है प्लस लो मार्केट शेयर होता है, यूजुअली रिमूव या मिनिमाइज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, इसकी इंपॉर्टेंस देखो, हमें क्यों समझने की ज़रूरत है, PPM क्यों समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो, बिजनेस रिस्क कम हो, रिसोर्सेज का एफिशिएंट एलोकेशन किया जा सके, स्ट्रैटेजी प्लानिंग सपोर्ट करता है ये। एडवांटेजेस का क्या क्या रहेगा, बैलेंस प्रोडक्ट मिक्स में मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग और वीक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है ये, ठीक है। लिमिटेशंस देखो ज़रा, इसकी लिमिटेशंस में क्या क्या है। एक्यूरेट डेटा जो होता है, जो इसका एक्यूरेट डेटा है वो उसको थोड़ा सा एक्यूरेट डेटा एनालिसिस करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है, डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो सकता है थोड़ा सा। अब देखो गाइस, जहाँ पे डेटा की ज़रूरत पड़ती है ना, अब डेटा का वर्ड आते ही, जैसे आपका क्वेश्चन में डेटा आता है, ठीक है, तो जैसे ही वो क्वेश्चन बोले ना डेटा से रिलेटेड, तो आपको समझ जाना है कि डेटा है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो अगर वो पूछे कि डेटा का भी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसमें आपको ये लिखना है कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि डेटा को कलेक्ट करना इज़ नॉट एन ईजी वर्क, ठीक है, नॉट अ ईजी वर्क। इसमें आपको पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग है, उस ऊपर से आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई आती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है, ठीक है। अगर आपका शॉर्ट डेटा है तो आपको आप जल्दी निकाल लेंगे, बट एक्यूरेट डेटा निकालना बहुत मुश्किल है, एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। मार्केट कंडीशंस भी इसकी जल्दी चेंज हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी को अपने प्रोडक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करता है ताकि ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव हो सके, ठीक है। इसका ये यहीं पे ख़त्म होता है आपका यूनिट 4, ठीक है। कुछ भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करें मुझे। कल मैं आपके लिए यूनिट 5 लेके आऊँगी। मैं इतने दिन से वीडियो इसलिए अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि मैं यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एक साथ अपलोड करने की के लिए नोट्स बना रही थी एंड साथ ही साथ वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रही थी, ताकि आप लोग एक ही दिन में जो भी है प्रिपेयर कर पाएँ। जितना हो सके मैंने शॉर्ट वीडियो को बनाने की कोशिश करी है। लॉन्ग ज़्यादा मैं इसलिए नहीं लेके गई हूँ क्योंकि टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा लग जाता, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि आपको कम टाइम में आप जल्दी चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। और कुछ ये ईजी पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक हो पाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपके एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल।